विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का और चैप्टर का नाम हमारा होगा ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, क्लास 10th का हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं और ये बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो बहुत तीव्र गति से करेंगे और ये 2 अंक इस प्रश्न से आते हैं। एलपीजी के अवयव लिखिए। इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन मुख्य संगठन ब्यूटेन है जिन्हें उच्च दाब पर तरल रूप में बदला जा सकता है। कोयले के 3 समान किस्सों को बताइए। लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए। कोयला, पेट्रोलियम। बायोगैस के अवयव कौन कौन से हैं? बायोगैस के अवयव CH4, CO2, H2 तथा H2S। इसमें मीथेन सबसे अधिक 75% होती है। सौर सेल क्या है? सौर सेल एक ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जीवाश्म ईंधन जलने से किन किन अधातु के ऑक्साइड बनते हैं? तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है और क्यों होता है? सौर कुकर में समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश को सौर कुकर से अंदर परावर्तित कर देता है। जैव मात्रा और ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत में क्या अंतर है? जैव मात्रा और ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत में सबसे बड़ा अंतर इनके उपलब्धता का है। जैव मात्रा सीमित है जबकि जल विद्युत असीमित है। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखिए जिन्हें आप समापन योग अनिवार्य मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो कोयला और पेट्रोलियम, इनके निर्माण में लाखों वर्ष समय लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लगभग 200 वर्षों तक ये पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। पवन ऊर्जा को प्रदूषण मुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि पवन ऊर्जा न तो धुआं और न ही हानिकारक गैस उत्पन्न करती है, इसलिए ऊर्जा के इस रूप को प्रदूषण मुक्त माना जाता है। किन अभिक्रियाओं द्वारा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है? प्रश्न, किन अभिक्रियाओं द्वारा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है? किन अभिक्रियाओं द्वारा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया द्वारा परमाणु बम का, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। 2 प्रमुख मंदकों के नाम लिखें। ग्रेफाइट और भारी जल यानी D2O। चलिए अगला क्वेश्चन। रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? ये न्यूटन के वेग को कम करता है। ये न्यूट्रॉन की ऊर्जा को लगभग 2 MeV से 0.025 eV में बदल देता है। ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा के स्रोत जो हम पढ़ रहे हैं और ये लघु प्रश्न हम पढ़ रहे हैं जो 2 अंक से लिया जाता है। तो अभी तक जो दोस्त देखिए, जो भी लड़के अगर स्टूडेंट या जो भी सुन रहे हैं, श्रोता हैं, हमारे चैनल के दर्शक हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। चलिए, नाभिकीय विखंडन की क्रिया कब नियंत्रित या कांत्रिक हो जाती है? तो जब न्यूट्रॉन को नियंत्रित कर विखंडन की उपयोग के लायक हो जाता है तब नाभिकीय विखंडन की क्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या क्रांतिक अभिक्रिया कहलाती है। छोटा नाभिक अस्थायी क्यों होता है? छोटा नाभिक यहाँ नाभिकीय आकर्षण बल प्रोटॉनों के बीच लगते हैं, आकर्षण बल की तुलना में बहुत मजबूत होता है, इस कारण छोटा नाभिक अस्थायी होता है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? तो जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, सरलता से प्राप्त हो, भंडारक और परिवहन सरल हो तथा दाम में सस्ता हो, उस ईंधन को उत्तम ईंधन हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
भारत के उन क्षेत्रों का नाम बताइए जो क्षेत्र उच्च पवन ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त है। तो भारत में उच्च पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्षेत्र गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण तमिलनाडु, राजस्थान के कुछ भाग, बंगाल की खाड़ी, कर्नाटक के कुछ भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं, कोई भी ऊर्जा स्रोत पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे ऊर्जा स्रोत स्वच्छ हो पर फिर भी वह पर्यावरण को किसी न किसी एक प्रकार क्षति पहुंचाता ही है। सौर सेल को प्रयास यानी मान के चलिए सौर सेल जो है ना, ये प्रदूषण मुक्त होता है, लेकिन इस युक्ति का निर्माण में पर्यावरणीय क्षति होती है। ठीक है, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं तो किसका उपयोग करेंगे और क्यों? हम एलपीजी, तरल पेट्रोलियम गैस, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, तरल पेट्रोलियम गैस का उपयोग करेंगे, क्योंकि एलपीजी के जलने पर कोई धुआं नहीं होता है, इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता है। एलपीजी के दहन पर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। एलपीजी का पूर्ण दहन भी होता है तथा जलने के बाद एक कोई अवशेष नहीं बनता है। जलने पर एलपीजी कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं करती है, यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। एलपीजी का ऊष्मीय मान लगभग 50 kg/kg होता है। ठीक है, चलिए ऊर्जा के स्रोत सब, अब हम वही चीज मतलब ले चलते हैं आप लोग को। ऊर्जा के स्रोत जो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव, एक बार और रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और इस वीडियो को आप कोई स्टूडेंट 9th-10th में पढ़ता हो तो उसको अवश्य आप 10th के वालों के लिए यह क्वेश्चन है उनके पास सेंड कर दें। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जिसका प्रति इकाई द्रव्यमान बड़ी मात्रा में कार्य करता है, जो सस्ता हो तथा सरलता से प्राप्त हो, जिसका भंडारण करने और लाने ले जाने में भी आसान होता है, जो पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता हो, वह उत्तम स्रोत ऊर्जा वही कहलाता है। चलिए, ऊर्जा के एक आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? तो ऊर्जा के एक आदर्श स्रोत के निम्नलिखित गुण होते हैं। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए, यह आसानी से प्राप्त होना चाहिए, इसका भंडारक परिवहन आसान होना चाहिए, यह सस्ता और सुलभ भी होना चाहिए, उस ऊर्जा का स्रोत को उपयोग से पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? तो जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? जीवाश्म ईंधन उपयोग करने के नियम का हानियां निम्नलिखित है या निम्नांकित है, हम कह भी सकते हैं। ठीक है जी, यह हानियां हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इनके भंडार सीमित है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जलने के वायु प्रदूषण होता है। कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन में ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, अतः जीवाश्म ईंधनों के धुएं अश्लील वर्षा, ठीक है जी, अम्लीय वर्षा के कारण जो मनुष्य में श्वसन संबंधी तथा शरीर के खुले अंगों में जलन पैदा करते हैं। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जलने के वायु प्रदूषण होता है। कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को जलीय विलयन में अम्लीय होता है और जीवाश्म ईंधनों के धुएं अम्लीय वर्षा के कारण है जो मनुष्य के श्वसन संबंधी तथा शरीर के खुले अंगों में जलन पैदा करते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो है इसका उपयोग में यही हानियां होता है। जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों वर्ष भी लग जाते हैं और इसका भंडार सीमित है। ठीक है, एलपीजी को अच्छा ईंधन क्यों समझा जाता है? एलपीजी को अच्छा ईंधन इसलिए समझा जाता है कि एलपीजी का अधिक कैलोरी मान 40 kg/g होता है। ठीक है, यह गैस धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है क्योंकि इसमें कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। एलपीजी के दहन के उपरांत कुछ अवशेष नहीं रहता है,
अतः ये एक स्वच्छ घरेलू ईंधन है। यह ऊष्मा उत्पन्न करने का कम खर्च का साधन भी है। ठीक है। प्राकृतिक गैस क्या है, इसका प्रमुख लाभ क्या है, भारत में यह कहाँ कहाँ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन CH4 होती है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि इसे घर तथा उद्योगों में सीधा जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में त्रिपुरा, जैसलमेर, NCE तथा मुंबई के अपतट आदि स्थानों पर भंडार है। कृष्णा तथा गोदावरी के डेल्टा में भी इसकी उपस्थिति का पता चला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। पृथ्वी के अंदर कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं यूरेनियम के आदि ईंधन सीमित मात्रा में मौजूद है। अगर किसी प्रकार के हम इनका उपयोग कर रहे हैं तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हम ऊर्जा के संकट से निपटने हेतु वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना अवश्य चाहिए। ठीक है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को उपयोग में किया जाता रहा है। क्या आप इस CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं और क्यों अथवा क्यों नहीं। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है। क्या आप इस CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए, निम्नलिखित कारणों से हाइड्रोजन CNG की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। हाइड्रोजन की कैलोरी कमांड CNG की अपेक्षा क्या अधिक होती है। CNG के एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जबकि H2 नहीं है। ठीक है। CNG के एक ग्रीन हाउस गैस है जबकि H2 ऐसा नहीं करती है। हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पर CNG अननवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। उत्तम ईंधन वह है जिसका उष्मीय मान हो, जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाए, जो जलने के बाद अधिक राख नहीं छोड़े, जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, जिसका उचित ज्वलन ताप भी हो। अच्छा, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो देखिए, पवन ऊर्जा और सागरीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, क्योंकि इनका प्रयोग तब ही किया जा सकता है जब तक हमारे सौर परिवार में एक समान परिस्थितियां बनी रहेगी। ठीक है। ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जिन पदार्थों को जलाकर उष्मा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है उन्हें ईंधन कहते हैं। ईंधन ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्था में उपलब्ध होते हैं, जैसे कोयला, लकड़ी, कोक, चारकोल। ठोस ईंधन पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन तरल ईंधन है तथा प्राकृतिक गैस, बायोगैस आदि गैस ईंधन है। ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, ईंधन किसे कहते हैं, जो जलने के पश्चात उष्मा और ऊर्जा दोनों प्रदान करे वो ईंधन कहलाते हैं। ठीक है। कहने का सही है कि जिन पदार्थों को जलाकर उष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उन्हें ईंधन कहते हैं। सीधी सी बात है। तो ईंधन ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्था में उपलब्ध होते हैं। कोयला, लकड़ी, कोक तथा चारकोल ठोस ईंधन है। पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन तरल ईंधन है तथा प्राकृतिक गैस में बायोगैस आदि गैस, जो भी गैस है वो ईंधन में आ जाते हैं। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा के लाभों को लिखिए। नाभिकीय ऊर्जा के लाभ देखिए बहुत है। अधिक ऊर्जा प्राप्ति के लिए कम ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत है। अन्य स्रोतों की अपेक्षा कम खर्च पर ऊर्जा प्रदान करता है। LPG और CNG का पूरा नाम लिखिए। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाता है। CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाता है। ठीक है। अब बात आता है बायोगैस। पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में सड़कर मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है जी, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। ठीक है। बायोमास क्या है, बायोमास या जैव मात्रा क्या है। पेड़ पौधे तथा जानवरों के शरीर के निहित जैव पदार्थ को बायोमास या जैव मात्रा कहते हैं। ठीक है। बायोगैस षड्यंत्र के लाभों को लिखिए। बायोगैस षड्यंत्र के लाभ है कि बायोगैस षड्यंत्र की स्थापना करके ग्रामीण इलाकों की ऊर्जा की आवश्यकता 75% तक की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है। इस षड्यंत्र से प्राप्त गैस जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करती है। इस षड्यंत्र से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ उर्वरकों के रूप में व्यवहार किया जा सकता है। अब बात आता है रॉकेट ईंधन किसे कहते हैं, तो अथवा
प्रोदक क्या है, ठीक है। तो रॉकेट ईंधन या प्रोदक वैसे ईंधन है जिनके दहन से अत्यधिक मात्रा में गैस और ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पन्न गैस या रॉकेट के पिछले भाग से जेट के रूप में बहुत ही तीव्र गति से बाहर निकलती है, जिसका रॉकेट इच्छित दिशा के रूप में प्रोदित होती है। सीधी सी बात है, प्रोदित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन को मंद दहन क्यों कहा जाता है? क्यों श्वसन को मंद दहन कहते हैं, क्यों? शरीर के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें जो भोजन की ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होती है, भोजन के ज्वलन ताप से ही ऊर्जा मुक्त होती है। सांस द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को भोजन को अक्सकृत कर उष्मा CO2 तथा H2O उत्पन्न करते हैं। यदि ऑक्सीकरण की अधिक धीमी गति के साथ शरीर में तापक्रम पर होता है, इसलिए ठीक है जी, श्वसन को मंद दहन कहा जाता है। आदर्श ईंधन की विशेषताएं को लिखिए। आदर्श ईंधन की विशेषताएं देखिए। आदर्श ईंधन की विशेषताएं निम्नांकित है। एक आदर्श ईंधन की ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप प्रयुक्त होना चाहिए, ठीक है, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, यह आसानी से जलने के लायक होना चाहिए, यह जलने के पश्चात किसी हानिकारक गैस की उत्पत्ति न करे, ठीक है। ऊर्जा स्रोत के रूप में ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उसमें अंतर लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम पहले बात कर देते हैं। जीवाश्मी ईंधन ये सीमित है, इसके जलने पर वायु प्रदूषित हो जाती है, इसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। सूर्य क्या है? सूर्य इसमें मिलने वाली सूर्य में देख लेते हैं, इसमें मिलने वाली गैस जो होते हैं असीमित है, यह प्रदूषण मुक्त है, इसका उपयोग केवल दिन बादल रहित में ही किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।